हाँ, तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाला जो चैप्टर बहुत शानदार चैप्टर था और थोड़ी अपनी मिस्टेक रह गई इसमें। अपने जो पहले पार्ट 1 इसका किया था इसको पार्ट 2 मान लेंगे अपन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और रह गए। ठीक है, ये अपने उस पीपीटी के अंदर मतलब बन नहीं पाए थे, तो इसको आपको पार्ट 2 के अंदर एडजस्ट करना है। ठीक है, ये पार्ट 2 है, चैप्टर वही 5 है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाला जो बुक है अपनी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, उसका चैप्टर में भू संसाधन तथा कृषि, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर वाला ही चैप्टर है। इसका पार्ट 1 है, 2-3 क्वेश्चन पहले अपलोड कर दिए थे और 2 क्वेश्चन इसके और रहेंगे। कौन सा? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि देश के भूमि उपयोग वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द लैंड यूज कैटेगरीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो भारत में भू उपयोग वर्गीकरण देश कौन कौन से, पहले अपना सीधा अपना लेते हैं। पहला है वनों के अधीन क्षेत्र, यानी कि फॉरेस्ट, जो मतलब कितना हमने फॉरेस्ट को दे रखा है, वनों के अधीन कौन कौन क्षेत्र है उसको दे रखा है हमने, कि सामान्यतः वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत आने वाले वास्तविक क्षेत्र में अंतर होता है। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया गया है। देखो अब यहाँ ये लाइन काट सकते हो आप, ये वाला लाइन काट देना भाई, ठीक है, ये मत लिखना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक ये काट देना, यहाँ शुरू करना कि सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया गया है कि इसमें वह क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं वहाँ जहाँ वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व विभाग ने अपने वर्गीकरण में वर्गीकृत वन क्षेत्र को अपनाया है। इस प्रकार इस संवर्ग क्षेत्र में तो वृद्धि हो सकती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उस क्षेत्र में वास्तविक रूप से वन भी उपस्थित हो। ठीक है, एक लाइन काट देना, बाकी तो अपना सेम रहेगा, यहाँ से लेके ये रह जाएगा। ठीक है, द लेटर से लेके। दूसरा है बंजर एवं व्यर्थ भूमि कौन सी है? बैरन एंड वेस्टलैंड। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा कि वह भूमि जिसको वर्तमान में प्रचलित नवीन प्रौद्योगिकी की सहायता से, मतलब पहले तो ये बंजर थी, यहाँ पर खेतीबाड़ी करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब प्रेजेंट के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी आ गई, प्रौद्योगिकी आ गई, इस वजह से यहाँ पर भी खेती हो रही है। तो वर्तमान जो नवीन प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, तो इस संवर्ग में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फिर भी कोई ज़मीन ऐसी हैं जो बंजर ही रहेगी, कोई इलाज नहीं, तो फिर उसको इसमें शामिल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेंगे, अगर हुई तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रही तो फिर इसको इसमें रख देंगे, ये बंजर है साहब, ये व्यर्थ है, बंजर है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो सामान्यतः बंजर जो है पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, खड्डे आदि को अयोग्य व्यर्थ भूमि वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सी जमीन हो सकती है ऐसी? तो एक तो पहाड़ों वाली ज़मीन, पहाड़ी जो भूभाग है पूरा वो, एक मरुस्थल डेजर्ट या फिर खड्डों वाली ज़मीन, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी ज़मीन को बंजर या व्यर्थ भूमि माना जाता है। ठीक है, फिर है गैर कृषि योग्य प्रयुक्त भूमि। इस संवर्ग में ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ होती है, जैसे कि सड़क है, नहर है, उद्योग दुकानें हैं, इनके प्रयुक्त भूमि को सम्मिलित किया जाता है। कि भाई अब ये सड़क है, कोई किसी खेत के पास सड़क निकली तो उसकी काफ़ी पास में आप खेती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके पास में दुकानें लगेगी, या फिर कोई नहरें निकल रही है उसके पास में दुकानें वगैरह लग सकती है, कुछ और स्टॉल वगैरह लग सकती है, लेकिन बाकी वहाँ पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी ज़मीन को रखा जाता है गैर कृषि कार्यों हेतु, मतलब एक तरीके से दुकानें लगाना भी तो बिजनेस ही है, लेकिन हाँ खेती नहीं होगी। ठीक है, तो ये जगह लैंड पुट द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। फिर है स्थायी चारागाह क्षेत्र, एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स। इसके ऊपर अगर बात करें, ये स्थायी चारागाह क्षेत्र जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पशुओं को चराया जाएगा। इस प्रकार की अधिकांश भूमि ग्राम पंचायत या सरकार का अधिकार होता है। यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर देखा हो, गाँव के लोग मिलके एक ज़मीन खाली कर देते हैं कि यहाँ पर खेती करिए। ठीक है, सॉरी, वो पशुओं के चरने के लिए छोड़ देते हैं, वहाँ पर खेती नहीं की जाती है। इन पर सिर्फ अधिकार या तो ग्राम पंचायत का होता है, या फिर कोई गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ी गई जमीन तो गवर्नमेंट का अधिकार होता है। ठीक है, और इस भूमि का केवल एक छोटा भूभाग निजी स्वामित्व में भी होता है, और ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि साझा संपत्ति के संसाधन कहलाती है। ये हो जाएगी एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स। फिर है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि भूमि उपयोग के इस संवर्ग में उद्यान एवं फलदार वृक्षों वाली भूमि को सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतया निवल बोए गए क्षेत्र में इसको सम्मिलित नहीं करते हैं। इस प्रकार अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होती है। ठीक है, यानी कि द लैंड अंडर fruits tree and included in these categories, or it is generally not included in the not sown area. Much of this land is privately owned. इसके लगभग इसका निजी स्वामित्व इसके अंदर लोग होता है बेसिकली। ये हो गया, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब पॉइंटर। छठा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परतीय या कृषि रही थी, वहाँ पर कोई खेतीबाड़ी नहीं करी गई, और 5 साल तक अगर ज़मीन छोड़ी गई है तो बहुत अच्छी ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी। तो इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है, और भूमि उद्धार तकनीक द्वारा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस कारण वर्तमान में इस संवर्ग के क्षेत्र अनुपात में कुछ गिरावट भी आई है। ये हो जाएगा कल्चर, एनी लैंड विच इज लेफ्ट फैलो यानी अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 years एंड इंक्लूड इन दिस कैटेगरी, और इट कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन आफ्टर इम्प्रूविंग इट थ्रू reclamation practices. Due to this, the regional ratio of this cadre has declined at present.
और लास्ट हो जाएगा वर्तमान प्रतिभूमि, लास्ट नहीं एक और पॉइंट और है, करंट फैलो। ये कौन सी होती है कि वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या इससे कम समय के लिए कृषि ऋण छोड़ी जाती है। ध्यान रखना, यहाँ बात चल रही है 5 वर्षों की, यहाँ चल रही है 1 वर्ष की, ठीक है। 1 वर्ष के लिए वर्तमान प्रतिभूमि होती है जो कम समय के लिए छोड़ी जाती है और वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। इस प्रकार प्रति छोड़ने से भूमि की क्षीण हुई उर्वरकता या पौष्टिकता वापस से आ जाती है। साल भर अगर जमीन को प्रति छोड़ देंगे तो उसमें जो फर्टिलिटी खत्म हुई, उर्वरकता जो खत्म हुई, वापस से आ जाती है। और 8वां पॉइंट, 9 पॉइंट है भाई, 9 पॉइंट हो गए। तो आप इनमें चाहो तो 2-2, 3-3 लाइन लिखते चलना, कोई बड़ा हो तो उसको छोड़ देना भले, है ना। पुरातन प्रतिभूमि यानी फैलो अंडर देन करंट फैलो, तो यह भी कृषि योग्य भूमि होती है और ये जब किसी भूमि को 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम, 5 वर्ष के बाद में तो वो वाली हो जाएगी, कौन सी, ये वाली हो जाएगी। लेकिन ये बात क्या ध्यान रखना, 1 वर्ष से तो अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम, मतलब इन दोनों के बीच की, ना तो ये ना ये, ना तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ना वर्तमान प्रति, ये हो जाएगी पुरातन प्रति। 1 वर्ष से तो ज़्यादा, 5 वर्ष से कम के लिए कृषि रहित रखा जाता है तो भूमि पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। फिर है निवल बोया गया क्षेत्र, नेट एरिया सोन, भूमि उपयोग का वह वर्ग या वह भाग जिसमें फसलें उगाई और काटी जाती है वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात के बढ़ने के कारण निवल बोए गए क्षेत्र के अनुपात में भी थोड़ी कमी आई, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक लास्ट क्वेश्चन और है कि भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और निदान कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और कैसे आपका उनको मतलब निदान करोगे, कैसे उनका सोल्यूशन करोगे। पहली बात तो भू संसाधन का मतलब क्या होता है, तो भू संसाधन से तात्पर्य होता है भूमि उपयोग प्रतिरूप से है। भू संसाधन से तात्पर्य भूमि उपयोग, मतलब भूमि का उपयोग किस हिसाब से कर रहे हो आप, उससे हैं। भारत के भूमि उपयोग प्रतिरूप पर भौतिक कारकों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक कारकों का भी प्रभाव पड़ा है, जिससे अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। देश में सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं में भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सबसे गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता निरंतर कम हो, क्षीण का मतलब कम होती जा रही है। लैंड रिसोर्सेज रेफर्स टू द लैंड यूज पैटर्न, ठीक है, ये तो इसका मतलब हो गया। और अलॉन्ग विथ फिजिकल फैक्टर्स, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव आल्सो अफेक्टेड द लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया, due to which many types of environmental problems have arisen. Degradation of land resources is the most serious problem among the various problems arising due to faulty policies of irrigation and agriculture development in the country, because it leads to continuous depletion of soil territory. ये कुछ मुश्किलें हो रही है फर्टिलिटी के, सोइल फर्टिलिटी में, ठीक है। और ये लास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा और लिख देंगे कि देश में ये समस्या विशेषकर कहाँ पर ज़्यादा है कि जहाँ पर सिंचित क्षेत्र, जहाँ पर इरिगेशन खेतीबाड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर भयानक रूप से ले चुकी है ये, जिसके कारण कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलक्रांतता, लवणता तथा मृदा क्षारता के कारण बंजर हो गया है। इसके अतिरिक्त कृषि में कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का स्थान बढ़ता जा रहा है। सिंचित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों द्वारा दलहन फसलों को भी विस्थापित कर देने से भूमि में नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से पुनः उर्वरकता प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रक्रिया भी वो अवरुद्ध हुई है, वो भी डिस्टर्ब हो गई है। इसके अलावा बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी होने से प्रति भूमि में भी अधिक मात्रा में कमी आई है और देश में भूमि निम्नीकरण या अपर्दन को जल के साथ साथ वायु ने भी काफ़ी प्रभावित किया है। ये कुछ बातें थी जो अपनी उस पार्ट 1 में रह गई थी। इस ज़रूरी है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको ऐड करना है। हालांकि इसके जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको थोड़ा बहुत आप चाहो तो छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना इंडियन पीपल एंड जो ज्योग्राफी वाली बुक है अपनी, उसका चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट था, अपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है।